हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12th का इतिहास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आज हम उसी का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं। इस सेशन में हम उस सभी क्वेश्चन को इंक्लूड करके लाए जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और जो पूछने की संभावना है। इस सेशन में हमने आपको 24 कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें इससे बाहर आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज का इस सेशन का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 20 होगा और 4 आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। तो चलिए आज का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहला यही है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं या पुरातत्व क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले आपको पुरातत्व शब्द का मतलब जानना होगा। जब आप पुरातत्व शब्द का मतलब जान जाएंगे तो आपको इसको आंसर आप खुद ही दे देंगे। तो चलिए, पुरातत्व शब्द का मतलब यह होता है कि पुरानी वस्तु, कोई भी वस्तु हो जो पुराना हो उसे पुरातत्व आप कह सकते हैं। तो चलिए, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों के खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उसे ही पुरातत्व कहता है। इस लाइन का मतलब यह है कि पुरातत्व एक विज्ञान माने पुरानी वस्तु एक विज्ञान है। किसके लिए? तो जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ मतलब पृथ्वी के अंदर दबी मतलब छिपी हुई का मतलब हो गया कि पृथ्वी के अंदर दबी हुई या छिपी हुई सामग्री कोई भी वस्तु की खुदाई कर अतीत का मतलब हो गया, अतीत के लोगों का मतलब हो गया कि पहले के लोगों के भौतिक जीवन का मतलब यह होता है कि वो अपने जीवन जीने के लिए किन किन उपकरणों का निर्माण किए थे, उन्हीं को भौतिक जीवन कहा जाता है। तो उन्हीं भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उसे ही पुरातत्व कहते हैं। जैसे में कि हड़प्पा सभ्यता का भौतिक जीवन कैसा था, जैसे में वो अपने जीवन जीने के लिए स्नानागार का बनाया था, नल्ला बनाया था, सड़क व्यवस्था प्रणाली बनाए थे, लिपि बनाए थे, मोहरी बनाए थे, बाट बनाए थे। तो उन सभी को हम उसको कह सकते हैं वो भौतिक जीवन है। तो वही भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उसे ही पुरातत्व कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु, पुरानी वस्तु जो पृथ्वी के अंदर छिपी हुई है और उसको खुदाई करके अतीत के लोगों को भौतिक जीवन का मतलब है कि पहले के लोगों को जीवन के बारे में हम उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ना, उसे ही पुरातत्व कहते हैं। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन दूसरा और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं या कार्बन 14 विधि क्या है, कार्बन 14 मेथड से आप क्या समझते हैं। तो चलिए, कार्बन 14 विधि अब क्या होता है। कार्बन 14 विधि का खोजना इसलिए किया गया था कि कोई भी वस्तु को, कोई जीवित वस्तु को जो मृत अवस्था में है ना, उसकी काल की गणना करने के लिए कि वो वस्तु कितना पुराना है, इसीलिए इस विधि का खोज किया गया था कि कोई भी वस्तु कितना पुराना है उसी को डेट को निर्धारण करने के लिए ही इस विधि का खोजा गया था। चलिए, वही तिथि निर्धारण मतलब तारीख दिन को निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को ही कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि को वैज्ञानिक विधि क्यों कहा जाता है? इसको खोज वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसे कार्बन तिथि निर्धारण वैज्ञानिक विधि को ही कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री WF द्वारा सन 1946 में किए गए थे। ये जो कार्बन 14 विधि है ना, उसका खोज किसने किया था? प्रख्यात रसायन शास्त्री WF लीवी द्वारा सन 1947 ईस्वी में किया गया था। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 की मात्रा समान होता है। जब कोई भी जीवित वस्तु होता है ना, चाहे आप कोई भी जीवित वस्तु को ले लो, वो जीवित है ना, उसके अंदर कार्बन 12 एवं कार्बन 14 की मात्रा समान पाया जाता है। लेकिन मृत्यु अथवा विनाश के अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है। जब से मृत्यु अथवा विनाश के अवस्था में हो जाता है ना, तो उस व्यक्ति में कार्बन 12 स्थिर रहता है, मगर कार्बन 14 की मात्रा निरंतरण क्षय होने लगता है। जब कोई भी वस्तु को न मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, मतलब समान रहता है, लेकिन कार्बन 14 की जो मात्रा होता है ना, वो निरंतरण क्षय होने लगता है कि उसके शरीर में से न कार्बन 14 की मात्रा धीरे धीरे घटने लगता है। और जिस
पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वो उतना ही परचिंता माना जाता है। कोई भी पदार्थ हो, जो वस्तु हो या उसमें कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वो उतने ही परचिंता माना जाता है। तब आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन 14 विधि क्या होता है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। तिथि निर्धारण मतलब तारीख को निर्धारण करने वाली वैज्ञानिक विधि को ही कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन मतलब प्रसिद्ध रसायन शास्त्री डब्ल्यू एफ लीवी द्वारा सन 1946 में किए गए थे। और इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु, कोई भी जीवित वस्तु हो ना, उसमें कार्बन 12 एवं कार्बन 14 की मात्रा समान पाया जाता है। लेकिन जब वही वस्तु जब मर जाता है या मरने की अवस्था में होता है ना, उसमें कार्बन 12 एवं कार्बन 14 की मात्रा लेकिन समान होता है, उसमें समान पाया जाता है। मगर मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में ना कार्बन जो 12 एवं कार्बन 14 थे तो उसी में से कार्बन 12 तो स्थिर रहता है मतलब समान रहता है, और मगर कार्बन 14 का निरंतरण क्षय लगता है, उसके शरीर में से कार्बन 14 विधि निरंतरण घटने लगता है। और जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वो उतने ही पुराना माना जाता है, वो उतना ही परचिंता माना जाता है। तो चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन 14 विधि क्या होता है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार का विवेचना कीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का ना विस्तार के बारे में कुछ बतलाइए कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। तो चलिए इसका उत्तर है कि यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। जो हड़प्पा सभ्यता है ना, एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का मतलब है कि एक त्रिभुज का जो आकार होता है ना, उसी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल था, इसलिए इसे एक त्रिभुजाकार क्षेत्र वाली सभ्यता भी कहा जाता है। तो जिसका कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उसका कुल क्षेत्रफल कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। आपको इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। यह सभ्यता ये उत्तर में जम्मू कश्मीर के अखनूर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तट एवं नर्मदा नदी तट नर्मदा नदी तट तक एवं पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्री तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैली हुई थी। इस सभ्यता का न हड़प्पा सभ्यता का न विस्तार उत्तर पूर्व में कहाँ, जम्मू कश्मीर के अखनूर से लेकर और दक्षिण में नर्मदा नदी के तट एवं पश्चिम में बलूचिस्तान जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में, उसी के मकरान समुद्री तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैली हुई। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ तक ये सभ्यता का विस्तार हुआ था, जो वर्तमान में इंडिया में है उत्तर प्रदेश, उसी का जो इंडिया का उत्तर प्रदेश राज्य है ना, उसी तक इस सभ्यता का विस्तार हुआ था। यह सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र से 20 गुना बड़ा तथा मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को सम्मिलित करके देखो तो इससे भी 12 गुना बड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना बड़ा था। तब आपको समझ में आ गया कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। जो हड़प्पा सभ्यता जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है ना, उसी की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। प्रकाश डालिए का मतलब हो गया कि हड़प्पा सभ्यता के न सड़क व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में आप कुछ बतलाइए, या आप क्या समझते हैं, उन सभी को आप प्रकाश डालिए बोल सकते हैं। तो वही है कि हड़प्पा सभ्यता के न सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के सड़क व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या ऐसा ही भी पूछे। जब हड़प्पा सभ्यता का सड़क व्यवस्था आए ना, तो आपको आंसर यही लिखना है। चलिए इसका उत्तर है कि हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख विशेषता उसकी सीधी एवं चौड़ी सड़कें भी थे। जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उसका एक प्रमुख विशेषता उसका सीधी एवं चौड़ी सड़कें भी थी। जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उसमें एकदम सीधी एवं चौड़ी सड़कों का निर्माण किया जाता था। यहाँ का मुख्य सड़क लगभग 9.5 मीटर के भी थे, जिसे पुरातत्वविद ने राजपथ कहा है। उसीलिए इसका एक प्रमुख विशेषता उसके सीधी एवं चौड़ी सड़कें भी थे। यहाँ जाल पद्धति के आधार पर नगर नियोजन होने के कारण सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थे। जो हड़प्पा सभ्यता है ना, यहाँ का टाउनिंग इस प्रकार किया गया था जाल पद्धति के आधार पर, जिससे यहाँ के सड़क एक दूसरे को क्या समकोण पर काटते थे। जैसे समकोण पर यहाँ के सड़क एक दूसरे को काटते थे।
जिससे नगर कई खंडों में विभक्त हो जाता था। जब सड़क एक दूसरे को न समकोण पर काटते थे न वहाँ से, जिसके कारण यहाँ के नगर कई खंडों में विभक्त हो गया था। जो हड़प्पा सभ्यता के नगर है ना, वो अलग अलग भागों में बंट गया था। यहाँ के सड़कें की सफाई की समुचित व्यवस्था थी। जो हड़प्पा सभ्यता का है ना, उसकी सड़क का भी साफ सफाई का समुचित ध्यान रखा जाता था और उसका भी व्यवस्था बनाया गया था। कूड़ा इकट्ठा करने हेतु एक अंतराल पर गड्ढे खोदे जाते थे। जब सड़क पर कूड़ा इकट्ठा हो जाते थे न, तो उसके लिए एक अंतराल पर गड्ढे भी खोदे जाते थे और उस कूड़ा करकट को उसी गड्ढा में धकर फिर ऊपर से आपको मिट्टी धकर दाब दिया जाता था। तो वही है कि एक कूड़ा करकट इकट्ठा करने हेतु उस एक अंतराल पर गड्ढा भी खोदे जाते थे और सड़क के दोनों किनारे चबूतरे भी थे। जो सड़क का निर्माण किया जाता था ना, उसी को दोनों किनारे जो सड़क होता है ना, उसके दोनों किनारे सड़क के साथ ही वहाँ पर चबूतरा भी बनाया जाता था, जिन पर आम आदमी आराम करते थे या इन चबूतरों पर दुकानदार बैठकर सामान खरीद बेच करते थे। जो ये चबूतरे बनाए जाते थे सड़क के दोनों किनारे, इन चबूतरों पर दुकानदार ने बैठकर अपने सामान को खरीद बेच करता था और यहाँ के सड़कें पक्की ईंटों से बनाया गया था। जो हड़प्पा सभ्यता के हैं ना सड़कें, उस सभी सड़कें पक्के ईंटों से बनाया हुआ था। तब आपको समझ में आ गया कि हड़प्पा सभ्यता का सड़क व्यवस्था प्रणाली कैसा था। तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं ना, उसके लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, या सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। आपको उस क्वेश्चन दो तरीका से पूछ सकता है, लेकिन आपको आंसर एक ही देना है कि सिंधुवासी या सिंधु सभ्यता के निवासी एक भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया था। जो हड़प्पा वासी है ने उस किस लिपि का आविष्कार किया था, भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया था। इस सभ्यता का अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त था। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं ना, वो लिपि का जिसका आविष्कार किया था ना, वो छोटा छोटा लिपि था और सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह है। जो इस सभ्यता का जो हड़प्पा सभ्यता का ना सबसे लंबे अभिलेख, उसमें मात्र कितना चिन्ह है, 26 चिन्ह है। हालांकि यह लिपि आज तक नहीं पढ़ा जा सका। जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है ना, उस लिपि को पढ़ने में कोई भी इतिहासकार उसमें असफल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि यह लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका। कोई भी विद्वान या कोई भी इतिहासकार इस लिपि को पढ़ने में असफल रहा, सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है ना, वो दाएं से बाएं की ओर पहला लाइन वहाँ पर लिखा जाता था। पहले एन्ना लिखा जाता था दाएं से बाएं, फिर दूसरा लाइन बाएं से दाएं, इस प्रकार से लिखा जाता था, जिसके कारण यहाँ की लिपि को आज तक पढ़ने में कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो पाया है। तो चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसा था। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन सिंचाई। जो हड़प्पा कालीन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के समय में ना, उनके समय के दो सिंचाई की साधन व्यवस्था को आप बतलाइए। तो वही है हड़प्पा कालीन सिंचाई व्यवस्था के दो साधनों को बताइए। सिंचाई का मतलब होता है कि फसल पर न फसल में समय समय पर पानी देना एवं उसकी सुरक्षा करना ही सिंचाई कहलाता है। जैसे में हड़प्पा कालीन का मतलब हो गया कि हड़प्पा सभ्यता के समय में सिंचाई जो वहाँ का व्यक्ति फसल में जो पानी पटाते थे ना, उसी के व्यवस्था सिंचाई व्यवस्था के दो साधनों का आपका उल्लेख करना है। तो चलिए इसका उत्तर है कि हड़प्पा कालीन सिंचाई व्यवस्था के दो साधन निम्न, मतलब ऐसे आप लिख देते तो ये देखने में अच्छा लगता है। जैसे हड़प्पा कालीन सिंचाई व्यवस्था के दो साधन निम्न, ये देखने में आपको कुछ एट्रैक्टिव लगता है। जिसमें पहला है आपको हड़प्पावासी कुएं के द्वारा भी सिंचाई करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं ना, वो कुआं के द्वारा भी अपना सिंचाई करते थे। और दूसरा हड़प्पावासी नहर के द्वारा भी सिंचाई करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं ना, जो नहर से भी सिंचाई करते थे। ये नहर का मतलब होता है कि इंसानों द्वारा बनाया जाता है, जो नदी से लाया जाता है किसी भी दूरी स्थल पर जहाँ पर नदी का आवागमन नहीं होता है, वहाँ पर नहर लाया जाता है और नहर के द्वारा ही
सिंचाई किया जाता है। और तीसरा है हड़प्पावासी नदी के द्वारा भी सिंचाई करते थे, जिसमें हड़प्पा सभ्यता का सभी शहर नदी के किनारे ही बसा था और उस लोग नदी के द्वारा भी अपना सिंचाई करते थे। तब आपको समझ में आ गया कि हड़प्पा कालीन सिंचाई व्यवस्था के दो साधनों का बतलाइए। तो एक है कुआं और दूसरा है नहरें एवं तीसरा है हड़प्पा। आपको वहाँ पर दो पूछेगा तो दो ही लिखना है। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी संक्षेप में लिखिए। जो हड़प्पा सभ्यता का है ना खोज कैसे कैसे हुआ उसी का आपको कहानी, संक्षेप का मतलब होता है कि छोटा लिखे, उसी को आप संक्षेप बोल सकते हैं या शॉर्ट बोल सकते। तो वही है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की ना खोज कैसे कैसे हुआ उसी का कहानी आपको बतलाना है। चलिए इसका उत्तर है कि 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया था। जो सर्वप्रथम है ना 1826 ईस्वी में हड़प्पा टीले का उल्लेख किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने किया था। फिर 1826 ईस्वी के बाद 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के दौरान हुई खुदाई में जॉन बंटन एवं विलियम बंटन नामक अंग्रेज को न कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में हड़प्पा टीले का उल्लेख किसने किया था? चार्ल्स मैसन। फिर उसके 1826 से फिर उसके बाद 1856 ईस्वी में जो वर्तमान में पाकिस्तान है ना उसी का राज है। कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के दौरान जब रेलवे लाइन बिछाने के काम चल रहा था ना वहाँ पर खुदाई हुआ ना तो दो अंग्रेज नामक व्यक्ति था जिसका नाम है जॉन बंटन एवं विलियम बंटन। उसी को कुछ हड़प्पाई पुरावस्तु प्राप्त हुए थे। फिर उसके बाद न फिर 1856 के बाद 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम को भी कुछ हड़प्पाई पुरावस्तु प्राप्त हुए। 1856 के बाद 1873 में किस है? जनरल कनिंघम, जिससे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का पिता कहा जाता है, उसी को 1873 ईस्वी में हड़प्पाई पुरावस्तु प्राप्त हुआ। फिर 1873 के बाद 1912 ईस्वी में जे फ्लीट महोदय ने यहाँ से प्राप्त पुरावस्तु के आधार पर एक लेख लिखा। 1873 के बाद 1912 ईस्वी में जे फ्लीट महोदय ने यहाँ से हड़प्पाई पुरावस्तु के आधार पर इन्होंने लेख लिखा जिसमें हड़प्पा सभ्यता के टीले के बारे में ही उल्लेख किया गया था। फिर भी कनिंघम एवं फ्लैट महोदय हड़प्पा सभ्यता का महत्व का मूल्यांकन करने में सफल रहा। लेख लिखने के बाद भी फिर भी कनिंघम एवं फ्लैट महोदय ने हड़प्पा सभ्यता का महत्व की मूल्यांकन मतलब हड़प्पा सभ्यता के न महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने में उन्होंने असफल रहा। हड़प्पा सभ्यता के जानकारी प्राप्त करने में न उन्होंने असफल रहा। फिर 1921 ईस्वी में उसके बाद 1912 ईस्वी के बाद 1921 ईस्वी में न दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई किया। उसके बाद न दयाराम साहनी ने एक हड़प्पा नामक सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है जो हड़प्पा है ना उसी पर खुदाई किया तथा दयाराम साहनी ने कब 1921 ईस्वी में हड़प्पा मोहरे प्राप्त की और पूरी सभ्यता का खोज में सफल रहा। तो अब आपको समझ में आ गया कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कैसे कैसे हुआ, किसने किया? तो दयाराम साहनी ने। कब किया? 1921 ईस्वी में। चलिए अब आपको समझ में आ गया कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कैसे कैसे हुआ था। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि हड़प्पा सभ्यता के न शहरीय सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता या जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है उसका शहरीय सभ्यता होने का प्रमुख विशेषता क्या था? जो हड़प्पा सभ्यता जिसको आप शहरीय या नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है तो उन्हीं सभ्यता का होने का प्रमुख विशेषता उनका क्या क्या था? मतलब विशेषता उसका आप 2-3 बतलाइए। तो वही हड़प्पा सभ्यता के ना शहरीय सभ्यता होने के निम्न विशेषता थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता के ना शहरीय मतलब शहरीय या नगरीय सभ्यता होने की क्या विशेषता था? तो पहला है नगर नियोजन व्यवस्था प्रणाली। जो हड़प्पा सभ्यता है ना उसका आप टाउन की प्लानिंग कैसा किया गया था? जो हड़प्पा सभ्यता को ना शहरीय सभ्यता या नगरीय सभ्यता होने का एक प्रमुख कारण बनता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन किस प्रकार किया था। मैं इसको आपको थ्योरी में
पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया हूँ कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन 2 भागों में किया गया था, जिसमें पहला आपको शहर था दुर्ग, जिस पर अधिकारी लोगों को निवास किया गया था, जिस पर अधिकारी लोग रहते थे, और दूसरा था निचला शहर जिसमें आम आदमी लोग रहते। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन की व्यवस्था प्रणाली किया गया था। और दूसरा है सड़क व्यवस्था प्रणाली, जो हड़प्पा सभ्यता का शहरीय सभ्यता होने का एक प्रमुख विशेषता न इसका एक सड़क व्यवस्था प्रणाली भी है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का सड़क एकदम सीधी एवं चौड़ी थी, जिसे पुरातत्वविद ने राजपथ कहा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का शहर 9.5 मीटर चौड़ी एवं सड़कें बनाए जाते थे। सड़क के दोनों तरफ चबूतरे बनाए जाते थे। इस सभी को देखते हुए हड़प्पा सभ्यता को शहरीय सभ्यता होने का एक प्रमुख कारण हड़प्पा सभ्यता का सड़क व्यवस्था प्रणाली भी। और तीसरा है जल निकासी व्यवस्था प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता का शहरी सभ्यता होने का एक प्रमुख सबसे बड़ा यहाँ का कारण है तो जल निकासी प्रणाली, क्योंकि जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का जल निकासी प्रणाली इतना अच्छा बनाया गया था, पानी की इतना अच्छा से सुविधा बनाया गया था कि कभी भी रोड पर कभी भी पानी लगता ही नहीं था और कभी भी थाल कादो नहीं होता था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली को इतना अच्छा से बनाया गया था से कुछ कहने के लिए। आज भी वैसा जल निकासी प्रणाली हमारे देश में नहीं है। उस वक्त वैसा हड़प्पा वासी ने अपने सभ्यता में जल निकासी प्रणाली व्यवस्था का विकास किया था। तो आपको मालूम होगा कि हड़प्पा सभ्यता के शहरी सभ्यता होने का प्रमुख विशेषता क्या था। जैसे में एक में नगर नियोजन व्यवस्था प्रणाली है, दूसरा में सड़क व्यवस्था प्रणाली और तीसरा में जल निकासी व्यवस्था प्रणाली। और स्नानागार भी आप लिख सकते हैं, इसका शहरी सभ्यता होने का एक प्रमुख विशेषता। अन्नागार भी लिख सकते हैं, यहाँ के भवन का निर्माण भी लिख सकते हैं। आपको ईंट के बारे में भी लिख सकते हैं, जो पक्की ईंट होता था इसमें, जिसमें 3 प्रकार के ईंट होता था। अब सभी का इसका बहुत सारे विशेषता है हड़प्पा सभ्यता को शहरी सभ्यता होने में। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि मोहनजोदड़ो के स्नानागार का जो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है स्नानागार का संक्षेप वर्णन कीजिए। स्नानागार शब्द का मतलब यह होता है कि स्नान करने वाले घर को ही स्नानागार बोला जाता है। तो वही मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार प्राप्त हुआ है उसी का संक्षेप भी वर्णन करें, मतलब संक्षेप में बतलाइए स्नानागार के बारे में। तो चलिए इसका उत्तर है कि मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल स्नानागार है। सार्वजनिक स्थल का मतलब होता है कि सभी पब्लिक उस स्थल पर यूज कर सकते उस स्नानागार को, उससे सार्वजनिक स्थल बोला जाता है, जो दुर्ग शहर में स्थित है। यह स्नानागार 39 फीट लंबा एवं 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा। जो स्नानागार मोहनजोदड़ो के दुर्ग शहर में स्थित है वो कितना फुट 39 फुट लंबा एवं 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की ओर एक सीढ़ियाँ भी बनाए गए थे। जो स्नानागार है वो दुर्ग शहर पर बनाया गया था। उसमें स्नान करने हेतु उतरने के लिए एक उत्तर और दक्षिण की ओर एक सीढ़ियाँ भी बनाए गए थी। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों से बना हुआ था। जो स्नानागार है उसका फर्श किस ईंटों से पक्की ईंटों से बनाया हुआ था, एकदम ठोस बनाया हुआ था। इस विशाल स्नानागार का उपयोग किसी धार्मिक अनुष्ठान के स्नान हेतु किया जाता था। जो विशाल स्नानागार मिला है उसका प्रयोग किसी भी धार्मिक पूजा पाठ, मतलब धार्मिक अनुष्ठान का मतलब होगा कि किसी भी धार्मिक पूजा पाठ के स्नान हेतु किया जाता था। जब कोई भी पूजा पाठ होता था तो स्नान करने हेतु इस स्नानागार का ही प्रयोग किया करते थे। स्नानागार के चारों ओर कमरे तथा बरामदे थे। जो स्नानागार है उसके चारों ओर कमरे इसलिए था कि स्नानागार में कोई भी व्यक्ति स्नान करे और उस कमरे में जाकर अपना कपड़ा को बदलते थे और कपड़ा उसी में चेंज करते थे। और बरामदे इसलिए थे कि स्नानागार पर आप स्नान करके उस पर घूम भी सकते थे, इसलिए वहाँ पर बरामदे भी बनाए गए थे स्नानागार के ऊपर।
जो स्नानागार है ना उसी का स्नानगार के जल निकासी की भी व्यवस्था था। जो स्नानागार में जब गंदगी वाली पानी हो जाता था ना तो उस जल को निकासी करने की भी व्यवस्था बनाया गया था। पहले स्नानागार से नल्ले के द्वारा उसमें से पानी गंदगी पानी को भी निकाला जाता था एवं स्वच्छ पानी को एक कुएं द्वारा लाया जाता था। जो स्नानागार है ना उसमें से गंदगी पानी को निकालने के बाद उसमें एक स्वच्छ पानी को एक कुएं के द्वारा भी स्नानागार में लाया जाता था। तब आपको समझ में आ गया कि हड़प्पा सभ्यता का स्नानागार कैसा था, हड़प्पा सभ्यता का स्नानागार के बारे में। चलिए अब आपको ये समझ में आ गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है उसका नगर योजना का वर्णन करें। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना उसका नगर योजना का मतलब कि उनका टाउन की प्लानिंग किस प्रकार से किया गया था उसी का आप नगर योजना कहते हैं। तो चलिए इसका उत्तर है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन एक प्रमुख विशेषता था। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना उसका नगर नियोजन भी एक प्रमुख विशेषता था, क्योंकि इनका नगर नियोजन ऐसा डिजाइन से किया गया था ना जो एक अद्भुत विशेषता इसका था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो यहाँ के नगर नियोजन इस प्रकार किया गया था जो निम्न जो हड़प्पा सभ्यता का ना नगर नियोजन किस किस प्रकार से किया गया था उस सभी पॉइंट को हम कवर करते हैं। जिसमें आपका पहला पॉइंट है कि इस सभ्यता में जो हड़प्पा सभ्यता है ना उस सभ्यता में शहर के 2 भागों में विभाजित किया गया था। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना उसका नगर टाउन की प्लानिंग इस प्रकार किया गया था कि यहाँ के सड़कों को किसने 2 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें पहला है दुर्ग और दूसरा है निचला शहर। जिसमें आपका पहला है दुर्ग नगर भी बसाया गया था और दूसरा है निचला शहर। दुर्ग शहर में अधिकारी लोग रहते थे। जो टाउन की प्लानिंग इस प्रकार किया गया था जिसमें दुर्ग शहर होता है ना ये ऊंचा पर बनाया गया था और इसमें अधिकारी लोग रहते थे। और निचला शहर में आम आदमी मतलब सामान्य लोग रहते थे। जो सामान्य आदमी रहते जो गरीबी होते हैं ना जो गरीब लोग होते हैं ना वो निचला शहर में रहते थे। और दुर्ग शहर में अधिकारी मतलब हो गया कि सरकारी लोग रहते थे। चलिए इसका दूसरा पॉइंट है कि इस सभ्यता में पहले सीधी एवं चौड़ी सड़कें बनाए जाते थे। जो हड़प्पा सभ्यता है ना उस सभ्यता का टाउन की प्लानिंग इस प्रकार किया जाता था कि इस सभ्यता में सबसे पहले नगर को नहीं बसाया जाता था। सबसे पहले इसमें सीधी एवं चौड़ी सड़कें बनाए जाते थे। फिर सड़क के दोनों तरफ नाला बनाया जाता था। इस प्रकार वहाँ की टाउन की प्लानिंग किया जाता था। जो हड़प्पा सभ्यता है ना वहाँ पर दोनों तरफ पहले सड़क सीधी एवं चौड़ी बनाए जाते थे और सड़क के दोनों तरफ जो दोनों तरफ होता है ना नाला बनाया जाता था और उस नाले को पत्थर से ढक दिया जाता था। जो नाला बनाया जाता था ना उस नाले को पत्थर से इसलिए ढक दिया जाता था कि उसमें से गंदगी बाहर नहीं निकले और वहाँ के लोगों को बीमारी नहीं हो, गंदगी से संबंधित कोई भी बीमारी न हो, इसलिए नाले को भी पत्थर या सिलावों के द्वारा वहाँ पर ढक दिया जाता था। फिर सड़क के दोनों तरफ या दोनों ओर बस्ती को बनाया जाता था। जब फिर नाले बनाने के बाद बस्ती को बसाया जाता था। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन किया जाता था। अब आपको समझ में आ गया कि हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन किस प्रकार से किया जाता था। जिसमें आपका पहला है कि वहाँ के शहरों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक था दुर्ग शहर जिसमें अधिकारी लोग रहते थे जो सरकारी आदमी समझो तो वो रहते थे और दूसरा में आम आदमी रहते थे। और इस सभ्यता में पहले घर को नहीं बस्ती को नहीं बसाया जाता था। जैसे कि हमारे अभी देश में पहले लोग घर बना लेते और बाद में कभी 1-2 साल के बाद वहाँ पर रोड बनता है। वहाँ पर ऐसा नहीं होता था। वहाँ पर पहले सीधी एवं चौड़ी सड़कें बनाए जाते थे। फिर सड़क के दोनों तरफ नाला भी बनाए जाते थे। उसके बाद सड़क के दोनों तरफ नाला बनाए जाते थे और उस नाले को किसी पत्थर या सिलावों के द्वारा ढक भी दिया जाता था ताकि उसमें से गंदगी नहीं निकले। फिर सड़क के दोनों तरफ बस्ती बनाया जाता था। यहाँ पर आप जान सकते कि यहाँ पर नगर नियोजन किन प्रकारों से किया जाता था। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन किया जाता था। अब आपको समझ में आ गया कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन किस प्रकार से किया जाता था।
चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के नाम, जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों का वर्णन कीजिए। कि हड़प्पा सभ्यता में जैसे प्रमुख स्थल हो गया हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चनोदरो हो गया, धौलावीरा हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया ना, तो उन्हीं के प्रमुख स्थल का मतलब हो गया कि वहाँ के प्रमुख नगरों का वर्णन कीजिए। वहाँ के प्रमुख नगरों के बारे में आप कुछ बतलाइए कि किसका खोज कब हुआ था और यहाँ पर स्थित है, उसी के बारे में वहाँ का हड़प्पा सभ्यता का कुछ नगरों का आप वर्णन कीजिए। जिसमें चलिए इसका उत्तर है कि हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, उनका प्रमुख स्थल निम्न है। जिसमें आपका पहला है कि हड़प्पा है, जिसमें आपका पहला नगर कौन है, हड़प्पा। यह स्थान पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित है। जो हड़प्पा है ना, वह पाकिस्तान में किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे। और इसका खोज किसने किया था, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। इसका खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख शहरों में से एक हड़प्पा भी है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसमें से एक प्रमुख शहर का मतलब एक विशेष शहर है ना, जो एक हड़प्पा भी है। चलिए अब आपका दूसरा है मोहनजोदड़ो। यहाँ का प्रमुख शहर या प्रमुख नगर एक मोहनजोदड़ो भी है दूसरा। यह स्थान पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। जो मोहनजोदड़ो है ना, ये कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। इसका खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। जो मोहनजोदड़ो है ना, उसकी खोज 1922 ईस्वी में किसने, राखल दास बनर्जी ने किया था। यहाँ पर आपको टाइपिंग मिस्टेक है, राखल दास बनर्जी हो गया, यहाँ पर राखल दास बनर्जी ने किया था। और तीसरा है लोथल। यह स्थान गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित था और इसका खोज 1954 ईस्वी में R.S. राव ने किया था। यहाँ से जो लोथल है ना, इसका लोथल जो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर लोथल भी है, तो इसका खोज कब हुआ था, 1924 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में किसने किया था, R.S. राव ने किया था इसका खोज। और किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। यहाँ से गोदी का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जो हड़प्पा सभ्यता का ना एक लोथल शहर है, यहाँ से गोदी का मतलब होता है कि जहाँ पर जहाज रुकते और वहाँ से और वहाँ पर सामान को चढ़ाव उतराव किया जाता है, जिससे बंदरगाह भी शहर लोथल को कहा जाता है। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्खनन से आप क्या समझते हैं। जो उत्खनन का मतलब होता है कि किसी भी पुरानी स्थलों पर उत्खनन या खुद कर किसी भी एक नया सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही उत्खनन कहलाता है। तो चलिए वही है कि उत्खनन से आप क्या समझते हैं या उत्खनन क्या होता है। तो चलिए इसका उत्तर है कि उत्खनन एक ऐसी प्रक्रिया, जो उत्खनन होता है ना, जो खुदाई, वह एक ऐसी प्रक्रिया मतलब वह एक ऐसी विधि है जिसमें पुरानी समय के स्थलों की खुदाई कर अतीत के लोगों के जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, चाहे वह किसी भी अवशेष के माध्यम से हो, जैसे में सिक्का हो गया, अभिलेख हो गया, हड्डी, मुहरे, मिट्टी, बर्तन आदि हो। खुदाई का मतलब हो गया कि किसी भी स्थल, मतलब उत्खनन से आप क्या समझते हैं, तो उत्खनन का मतलब हो गया कि खुदाई एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पुरानी समय के स्थलों की खुदाई कर, मतलब कोई भी पुराना स्थल है जहाँ पर पहले लोग रहते थे और उसकी खुदाई कर वहाँ के पहले के लोगों के ना जीवन के बारे में वहाँ के ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, चाहे वह किसी भी अवशेष के माध्यम से, चाहे वह किसी भी अवशेष का मतलब हो गया कि कोई भी पुरानी वस्तु के माध्यम से हो, जैसे में हो गया सिक्का हो, अभिलेख हो, हड्डियाँ हो, मोहरे हो, मिट्टी हो, बर्तन हो। जैसे कि हमें हड़प्पा सभ्यता के ना लोगों के बारे में कैसे मालूम चलता है, उनका धार्मिक जीवन के बारे में, सिक्का हो गया, अभिलेख हो गया, हड्डियाँ हो गया कि वो लोग मवेशी भी पालते थे, मोहरे हो गया, मिट्टी के बर्तन, इन सब से तो हमें हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में ही मालूम चलता है। तो वही लिखा है कि उत्खनन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अतीत के लोगों के मतलब किसी भी स्थल के अतीत के लोगों मतलब कि पहले के लोगों के ना जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उसे ही उत्खनन कहते हैं। चलिए आपको ये समझ में आ गया कि उत्खनन से आप क्या समझते हैं।
चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दो सभ्यता का नाम बतलाए। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके समकालीन शब्द का मतलब होता है कि दोनों सभ्यता ने एक समय पर चल रहा हो, उसे समकालीन शब्द कहा जाता है। और दोनों सभ्यता जो समकालीन मतलब एक समय पर नहीं चल रहा होता है ना, उससे समकालीन नहीं कहा जाता है। तो वही कि सिंधु घाटी के नाम सभ्यता के समकालीन के मतलब नाम बता रहे, जैसे में कि हमारे भारत देश के समकालीन, जैसे में पाकिस्तान, इस विश्व में जितना भी देश है ना वह अभी एक दूसरे के समकालीन समय पर चल रहा हो। तो उसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है कि सिंधु घाटी के सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना उसके समकालीन दो सभ्यता का नाम बतलाए। तो उत्तर है, चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दो सभ्यता का नाम निम्न है, जिसमें आपका पहला है मिस्र की सभ्यता और दूसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, और यहाँ पर एक हम लिख भी सकते तीसरा ईरान की भी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन माना जाता है, लेकिन चीन की सभ्यता न सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं माना जाता है। तो आपको दो परीक्षा में पूछे तो दो ही लिखना है, एक ईरान का सभ्यता भी आपको याद रख लेना है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों का नाम बतलाए। जो हड़प्पा सभ्यता जिससे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, उनके 4 प्रमुख केंद्र मतलब कि उनके 4 नगरों के नाम आप बतलाइए। यहाँ पर 4 आपसे पूछेगा, जैसे में हड़प्पा सभ्यता के एक नगर हो गया, मैं हमको बतलाता हूँ। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चनहुद्रो हो गया, सुतकानकेडोर हो गया, लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, बनावली हो गया, राखीगढ़ी हो गया। इन सभी को आपको नाम लिख देना, कोई भी 4 नगर का आपको नाम लिख देना है जो फेमस हो, या कोई भी नगर का आप नाम लिख सकते हैं जो आपको 4 याद है। तो चलिए हड़प्पा उत्तर है इसका। हड़प्पा सभ्यता का 4 प्रमुख केंद्रों का नाम निम्नलिखित है। जो हड़प्पा सभ्यता है ना उसका 4 केंद्र मतलब 4 नगर का नाम निम्नलिखित है, आपको 4 लिख देना है, जिसमें आपको लिख देना है पहला है हड़प्पा, दूसरा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। और दूसरा है मोहनजोदड़ो, ये किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। इसका खोज कब हुआ? तो 1922 ईस्वी में। तीसरा है लोथल, लोथल का खोज कब हुआ? तो 1954 ईस्वी में। आपको इन सभी पॉइंट को भी याद रखना है, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलता है। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। कालीबंगा का खोज कब हुआ? तो 1954 ईस्वी में। किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे। अब आपको समझ में आ गया कि हड़प्पा सभ्यता का 4 प्रमुख केंद्र। यहाँ पर आपको जितना पूछे उतना लिख देना है। यहाँ पर 4 पूछा गया तो हम 4 ही लिख कर लाए हैं। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, वही है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ना सर्वों के दाह संस्कार के कितने प्रकार थे। जो हड़प्पा सभ्यता है ना वहाँ पर उनके अंतिम संस्कार मतलब सर्वों का मतलब होगा कि उनके शरीर के या दाह संस्कार मतलब अंतिम संस्कार के कितने प्रकार थे, कि वो लोग अपने जब मृत शरीर को न कितने प्रकार से उनका संस्कार करते थे। तो चलिए इसका उत्तर यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वों के दाह संस्कार के 3 प्रकार थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना उसमें सर्व के दाह संस्कार के कितने प्रकार थे? 3 थे, जिसमें आपका पहला है पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण का नाम से यह स्पष्ट होता है कि पूर्ण का मतलब हो गया पूरा, जिसमें इसमें संपूर्ण शव को भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता था। जो पूर्ण समाधिकरण होता है इसमें आपको नाम से ही याद रखना है, पूर्ण समाधिकरण का मतलब हो गया कि पूरा, इसमें संपूर्ण शव को न भूमि के नीचे ही दफना दिया जाता था या गाड़ दिया जाता था, दोनों शब्द एक ही होता है। और दूसरा है आंशिक समाधिकरण, जिसमें आंशिक का मतलब होता है कुछ समाधिकरण, तो वही कुछ समाधिकरण। इसमें पशु पक्षी के खाने के पश्चात शव के बचे हुए भाग को गाड़ दिया जाता था। जो पहले कोई भी व्यक्ति का मृत्यु होता था ना, या पक्षी कोई भी व्यक्ति का मृत्यु होता था ना, उसके शरीर को पहले खुले जगह में न बींग दिए जाते थे। किसके लिए? पशु पक्षी के खाने के बाद। और जो पश्चात जो हड्डी उड्डी बचता था ना वो बचे हुए भाग को ही गाड़ दिया जाता था, जिसे आंशिक समाधिकरण कहते हैं। और तीसरा है दाह कर्म। दाह कर्म का मतलब होता है कि इसमें शव को जला दिया जाता था एवं उसकी भस्म को गाड़ दिया जाता था, जैसे हमारे हिंदू धर्म में अभी हो रहा है
उसी को दाह कर्म उस वक्त बोला जाता था, जिसमें संपूर्ण सर्व को जला दिया जाता है। और उसकी भस्म का मतलब हो गया कि उसमें से जो भस्म बचता है, जो भभूत जिसको राख बोला जाता है, उसी को भाग को न फिर भूमि के नीचे दफना दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि लोथल कहाँ है। लोथल जो है, लोथल कहाँ है? इतिहास में अध्ययन में इसका स्थान का महत्व है। जो लोथल है ना वो कहाँ, यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन पूछा गया। एक है कि लोथल कहाँ है और दूसरा इतिहास अध्ययन में ना इस स्थान का क्या महत्व है। जो लोथल है ना उस स्थान का क्या मतलब है। तो आपको दो क्वेश्चन पूछा गया तो आपको दो आंसर भी देना है, जिसमें चलिए आपको उत्तर है लोथल गुजरात में स्थित है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन का आपका एक आंसर होगा कि लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। इतिहास अध्ययन में इस स्थान का बहुत ही महत्व है, जो क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर लोथल भी है। जो हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, उसका एक प्रमुख शहर बोले तो विशेष शहर एक लोथल भी था। जो हड़प्पा सभ्यता जहाँ पर इसे बंदरगाह शहर भी कहा जाता है, यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता का न ज़्यादातर व्यापार हुआ करता था। वही के हड़प्पा सभ्यता का न ये एक प्रमुख शहर लोथल भी था। यहाँ से गोदी जिसको बंदरगाह भी कहा जाता है, ये भी प्राप्त हुआ है। गोदी, यहाँ से गोदी आटा पीसने वाली चक्की, धान और बाजरे की खेती का प्रमाण, मनके बनाने की कारखाना, 3 युगल समाधान आदि का प्रमाण लोथल से ही मिलता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इतिहास अध्ययन में इसका क्या महत्व है। जैसे कि हम हड़प्पा सभ्यता में पढ़े तो आपको लोथल का क्या महत्व है उसी के बारे में आपको बतला देना कि लोथल से क्या क्या मिला है। यहाँ से तो जैसे गोदी बंदरगाह मिला, जिससे यहाँ से बाहरी दूसरे सभ्यता के साथ न व्यापार किया जाता था। आटा पीसने वाली चक्की मिली है, लोथल से मिले हैं। धान एवं बाजरे की खेती का प्रमाण कहाँ, लोथल से मिले हैं। मनके बनाने की कारखाना, 3 युगल समाधान। युगल समाधान का मतलब होता है कि पुरुष एवं स्त्री को एक साथ दफनाया जाता है, जिसे हम सती प्रथा भी बोल सकते हैं, जिसमें पुरुष एवं स्त्री को एक ही साथ दफनाया जाता है। उसी को 3 युगल मतलब 3 युगल वैसा समाधान मिला, जिसमें पुरुष एवं स्त्री को एक साथ दफनाया गया, उनका भी प्रमाण मिला है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, तो वही है हड़प्पा सभ्यता में न मनके बनाने का प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मनके का मतलब क्या होता है? मनके का मतलब होता है कि एक प्रकार का मोती या माला, जो मोती आप पहनते हैं उसी को कहा जाता है मनके। उस समय में उसको मनके कहा जाता है। तो वही है मनके बनाने का प्रक्रिया का वर्णन करें, मतलब मनके कैसे बनाए जाते थे उसके बारे में आपको बतलाना है। तो चलिए उत्तर है मनके बनाने का निर्माण प्रक्रिया। मनके बनाने के निर्माण प्रक्रिया है, मनके को कनोलियन सुंदर लाल रंग का पत्थर, जैस्पर, यहाँ पर पत्थर है, जैस्पर भी एक प्रकार का पत्थर ही होता है, सिलखरी एक प्रकार का मुलायम पत्थर होता है, वो आदि से बनाया जाता था। जो मनके होता है ना 3 प्रकार के पत्थर से बनाया जाता था। एक है कनोलियन सुंदर लाल रंग का पत्थर, और दूसरा जस्पर, और तीसरा सिलखरी आदि से बनाया जाता था। फिर आपका दूसरा पॉइंट है कि तांबे कांस, जो तांबे होता है ना, तांबे और कांस, सोने, शंख और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके को बनाने में होता था। मनके के निर्माण में तांबा का भी प्रयोग किया जाता था, और कांस का, सोने का, शंख और पक्की मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता था। कुछ मनके 2 या 2 से अधिक पत्थरों को आपस में भी जोड़कर बनाया जाता था। जो मनके होता है ना, कुछ मनके 2 या 2 पत्थर, जब छोटा छोटा पत्थर मिलता था ना, उसको आपस में ही जोड़कर भी मनके का निर्माण किया जाता था। तब आपको समझ में आ गया कि हर मनकों का किन प्रकार से बनाया जाता था। जैसे में मनकों को ना, जो मनका होता है, मनके जिसको मोती या माला बोला जाता है, तो उनके मनकों का न कनोलियन सुंदर लाल रंग का पत्थर बहुत ही कीमती माना जाता है, जो अफगानिस्तान से आता था। जैसे पर सिलखरी आदि से बनाया जाता था। तांबा से, कांस की, सोने, शंख, पक्की मिट्टी आदि से मनके बनाया जाता था। कुछ मन को 2 या 2 से अधिक पत्थरों को भी आपस में जोड़कर बनाया जाता था। तब आपको समझ में आ गया कि मनके बनाने के प्रक्रिया को आपको समझ में आ गया।
चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, तो वही हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो चलिए आपको ये बतलाना है कि हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, मतलब उनका किन 2 विशेषता के बारे में बतलाए। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का बहुत विशेषता है, एक में है कि उसका सड़क व्यवस्था प्रणाली के बारे में भी आप लिख सकते हैं, तो वो एक विशेषता बन जाता है। और दूसरा है स्नानागार के बारे में भी आप लिख सकते हैं, वो भी हड़प्पा सभ्यता का एक विशेषता। और तीसरा है स्नानागार भी हड़प्पा सभ्यता का एक विशेषता है। और चौथा नंबर में कि वहाँ का भवन निर्माण भी हड़प्पा सभ्यता का ना एक बहुत बड़ा विशेषता है। वहाँ का जल निकासी प्रणाली भी हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो अब आपको चलिए मैं इतना विशेषता बतला दी, तो चलिए आपको इसका उत्तर देता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं हड़प्पा, मुझे 2 पूछा है तो इसमें हम 2 ही एक्सप्लेन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के न 2 विशेषता निम्नलिखित है। पहला है यहाँ का सड़क व्यवस्था प्रणाली। इस सभ्यता में पहले सीधी एवं चौड़ी सड़क बनाए जाते थे। जो हड़प्पा सभ्यता है ना उसमें सीधी एवं चौड़ी सड़क बनाए जाते थे। फिर सड़क के दोनों तरफ नाला बनाए जाते थे। जो उसका सड़क व्यवस्था प्रणाली है ना वो एक हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत ही बड़ा विशेषता है। तो उसी के बारे में कि फिर सड़क के दोनों तरफ, उसी के बारे में कि इस सभ्यता में पहले सीधी एवं चौड़ी सड़क बनाए जाते थे। फिर सड़क के दोनों तरफ नाला बनाया जाता था और उस नाले को पत्थर या शिलाओं के द्वारा ढक दिया जाता था। फिर सड़क के दोनों तरफ बस्ती को बनाया जाता था। यहाँ के सड़क को एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। जो हड़प्पा सभ्यता का है ना सड़क वो सीधी बनाए जाते थे, जिसके कारण एक सड़क एक दूसरे को ना समकोण पर भी काटते थे। और इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का ना सड़क व्यवस्था था। पहले क्या सीधी एवं चौड़ी सड़क बनाए जाते थे। फिर सड़क के दोनों तरफ क्या नाले बनाए जाते थे, जिससे शहर में पानी कीचड़ उच्चर नहीं हो। और उस नाले को ना पत्थर या शिलाओं के द्वारा ढक दिया जाता था, क्योंकि उस नाले में से गंदगी नहीं निकले और कोई भी व्यक्ति को बीमारी नहीं फैले। फिर सड़क के दोनों तरफ बस्ती को बसाया जाता था। पहले सड़क बनाया जाता था, फिर दोनों तरफ नाला बनाया जाता था, फिर नालाओं को ढक दिया जाता था और फिर उसके बाद बस्ती को बनाया जाता था। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के नाम सड़क बनाया जाता था और यहाँ के सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटता था। चलिए आपको एक विशेषता यहाँ का हड़प्पा सभ्यता का एक विशेषता इसका सड़क व्यवस्था प्रणाली है। और दूसरा है जल निकासी व्यवस्था प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख विशेषता इसका जल निकासी प्रणाली भी। जो हड़प्पा सभ्यता है ना उसका एक सबसे बहुत बड़ा विशेषता ना इसका जल निकासी प्रणाली भी है, जो नाले जिसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ का नाला योजनाबद्ध तरीका से बनाया गया था। जो हड़प्पा सभ्यता का है ना नाला यहाँ का योजना के अनुसार बनाया गया था। जैसे कि हम एक घर को बनाते तो पहले एक योजना बनाते, फिर आपको एक नक्शा बनाते हैं, फिर उस नक्शे के जरिए मिस्त्री को बतलाया जाता है, फिर उस घर को तैयार किया जाता है, एक योजनाबद्ध तरीका से बनाया जाता है। तो उसी प्रकार ना हड़प्पा सभ्यता का ना नाला एक योजनाबद्ध तरीका से बनाया जाता था। और भवन के जो पानी जो घर का पानी था ना वो छोटी छोटी नालियों से निकल कर गली की नालियों में आता था। पहले घर के पानी छोटी छोटी जो भवन के किनारे नाला बनाए जाते थे भवन के घर के आगे, तो वही है कि छोटे छोटी नालियाँ बनाए जाते थे। फिर उस नलिया से न निकल कर गली की नलिया में आता था। छोटे छोटे नालिया से निकल कर गली के मतलब उस छोटे नालिया से ये नाला कुछ बड़ा था। फिर गली की नालियों को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा गया था। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का ना जल निकासी व्यवस्था प्रणाली था। यहाँ से आपको 2 नंबर में ये भी पूछ सकता है, तो आप ये लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का ना जल निकासी व्यवस्था प्रणाली के बारे में बतलाइए। तो आपको यहाँ से और यहाँ तक लिख देना है और यहाँ पर 1-2 नंबर आपको मिल जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता, या आप अपने मन से भी लिख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का जल निकासी प्रणाली के बारे में।
चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में कुछ लिखिए। जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर है ना, उसी में एक मोहनजोदड़ो से अन्नागार का अवशेष प्राप्त हुआ है ना, उसी के विषय में आप क्या जानते हैं या उसके विषय में आप संक्षेपित टिप्पणी दीजिए कि छोटे समय टिप्पणी कीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का अन्नागार के बारे में। अन्नागार का मतलब क्या होता है ये आपको पहले समझ लिया, आज समझ लीजिए। अन्नागार का मतलब देखिए, जैसे अन्नागार का मतलब कि अन्न का मतलब, अन्ना का मतलब हो गया अन्न और गार का मतलब हो गया बोले तो भंडार। जो अनाज को ना भंडार में रखा जाता है उसे अन्नागार बोला जाता है। तो चलिए इसका उत्तर है कि अनाज को एक सुरक्षित स्थान पर रखने वाला भंडार को ही अन्नागार बोला जाता है। यहाँ पर अन्नगार हो गया, यहाँ पर गलती, यहाँ पर अन्नागार होता है। तो अनाज को ना एक सुरक्षित मतलब कि अनाज को एक सुरक्षित स्थान पर, जहाँ से उस अनाज को कोई छेड़छाड़ नहीं करे या कोई भी खराब न हो, उस सुरक्षित स्थान पर ना रखने वाला भंडार, मतलब एक भंडार होता है ना, उसी को अन्नागार बोला जाता है। मोहनजोदड़ो से एक बहुत बड़ा अन्नागार का अवशेष प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से ना एक बहुत बड़ा अन्नागार का अवशेष प्राप्त हुआ है जो 45.72 मीटर लंबा एवं 22.84 मीटर चौड़ा। जो अन्नागार का अवशेष प्राप्त हुआ है ना, कहाँ, मोहनजोदड़ो के ना दुर्ग शहर से हुआ है, जिसका कुल लंबाई कितना, 45.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा था। इस अन्नागार को एक पक्की ईंटों के चबूतरों पर बनाया गया था। जो अन्नागार है ना, इसको एक पक्की ईंटों के चबूतरों पर बनाया गया था और इस अन्नागार में हवा जाने की भी व्यवस्था बनाया गया था। जो अन्नागार है ना, उसमें हवा भी जाने के लिए एक व्यवस्था बनाया गया था और अनाज को न समय समय पर सुखाने के लिए भी एक चबूतरा बनाया गया था। क्योंकि अगर समय समय पर अनाज को नहीं सुखाया जाता है तो उस अनाज में कुछ कीड़ा धर लेता है और वो अनाज सड़ जाता है। इसलिए अनाज को ना सुखाने के लिए एक चबूतरा भी बनाया गया था जिस पर अनाज को सुखाया जाता था। और कुछ विद्वानों का मानना है कि यह अन्नागार का उपयोग सरकार द्वारा अनाज को इकट्ठा या जमा करने के लिए किया जाता था। मतलब बहुत विद्वानों का मानना है या कुछ विद्वानों का मानना है कि ये अन्नागार है, अन्न को रखने वाले भंडार को ही अन्नागार बोला जाता है। तो उसका ना उपयोग सरकार के द्वारा, जो हड़प्पा सभ्यता का सरकार था ना, उसके द्वारा ही अनाज को इकट्ठा या जमा करने के लिए किया जाता था। और यह अनाज कर या टैक्स के रूप में लिया जाता था। जैसे कि हमारे सभी सरकार टैक्स लेते, जो पैसा लेता है, और उस समय न सरकार ये अनाज है ना, अनाज को टैक्स के रूप में लिया जाता था। और इस अनाज को ना कुछ ऐसा जब आपातकाल स्थिति आता तो इस अनाज को ना पब्लिक में ही वितरण कर दिया जाता था। सरकार द्वारा, जनता के द्वारा ही लिया जाता था, लेकिन फिर जनता में ही उसे वितरण कर दिया जाता था। तब आपको समझ में आ गया कि हर मोहनजोदड़ो के अन्नागार के बारे में आप क्या जानते हैं। तो चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है ना, तो वही कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। ये आपको VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, या हड़प्पा सभ्यता को ना सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो चलिए इसका उत्तर है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता ना इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही इस सभ्यता के शुरुआती अवशेष मिले थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही सभ्यता का शुरुआती अवशेष मिले थे। जो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उस सिंधु घाटी सभ्यता के नगर में से किसी भी नगर में शुरुआती अवशेष नहीं मिले थे। जो सबसे पहले हड़प्पा में वहाँ का शुरुआती अवशेष मिले थे। और पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें हड़प्पा से ही पता चला कि ना यहाँ पर एक पूरा सभ्यता का विकास हुआ है। तो कहाँ से हमें पता चलता है, हड़प्पा नामक स्थान से। इसलिए इस सिंधु घाटी सभ्यता को ना हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तब आपको समझ में आ गया कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है।
चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बोला जाता है। मैं आपको 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराऊंगा, जिसमें से आपको एक हर बार बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आप अपने इस 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को आपको कॉपी या पेन में आपको जरूर नोट कर लेना है, क्योंकि इसी 4 में से आपको एक बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको शुरू करता हूँ, जिसमें आपका पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा सभ्यता है ना, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन प्रणाली का विस्तार विवेचना कीजिए। विस्तार का मतलब हो गया कि उनके बारे में विस्तार से विवेचना कीजिए, मतलब कुछ 12 से विवेचना कीजिए, कुछ 12 लिखिए। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन प्रणाली है या हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख विशेषता है, इन दोनों के बारे में ही आपको आए तो आपको आंसर यही लिखना है जो मैं बतलाऊंगा। नगर नियोजन भी इसका यही विशेषता ही होता है, नगर नियोजन। और यहाँ पर आपको इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का विशेषताओं का वर्णन करिए, विशेषता का वर्णन करिए जी हड़प्पा सभ्यता का विशेषता। तो आपको 4 से 5 पॉइंट याद रखना है, जैसे में हड़प्पा सभ्यता का ना जल निकासी प्रणाली, और हड़प्पा सभ्यता का सड़क व्यवस्था प्रणाली, और हड़प्पा सभ्यता के ना अन्नागार के बारे में, और हड़प्पा सभ्यता के स्नानागार के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के भवन निर्माण, और हड़प्पा सभ्यता के ईंटों के बारे में। इस 5 पॉइंट को आपको लिख देना है और 5 नंबर में आपको फुल 5 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए इसका उत्तर है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन का एक प्रमुख विशेषता था। जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उसका नगर नियोजन एक प्रमुख विशेषता था। यहाँ के नगर नियोजन प्रणाली योजनाबद्ध तरीका से किया गया था। जो हड़प्पा सभ्यता में ना, यहाँ का नगर नियोजन मतलब कि टाउन की प्लानिंग ना एक योजनाबद्ध मतलब एक प्लानिंग के साथ किया गया था जो निम्न है। चलिए जिसमें हम आपको पहला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा सभ्यता है ना, इसमें आपको पहला टाउन प्लानिंग ऐसा किया गया था, जिसमें पहला है हड़प्पा सभ्यता में ना शहर के 2 भागों में विभाजित किया गया था। जो हड़प्पा सभ्यता में ना उसको टाउन प्लानिंग इस प्रकार से किया गया था कि यहाँ के शहरों ना 2 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें पहला है दुर्ग और दूसरा है निचला शहर। दुर्ग शहर में अधिकारी लोग रहते थे और निचला शहर में आम आदमी लोग रहते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन प्रणाली या हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख विशेषता आए तो आपको ये भी यही प्रश्न यही क्वेश्चन को आपको यही उत्तर का आपको वहाँ पर लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता के दो भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें पहला है दुर्ग और दूसरा है निचला शहर। जिसमें दुर्ग शहर में कौन अधिकारी लोग मतलब सरकार के लोग रहते थे और निचला शहर में आम आदमी लोग रहते थे। आपको 5 पॉइंट में लिखना है। चलिए अब आपका दूसरा पॉइंट है कि सड़क वहाँ का आपको नगर नियोजन होने का प्रमुख कारण वहाँ का एक सड़क व्यवस्था प्रणाली भी है। तो जिसमें आपको दूसरा है सड़क। तो चलिए हड़प्पा सभ्यता में पहले सीधी एवं चौड़ी सड़कें बनाए जाते थे। जो हड़प्पा सभ्यता है ना, वहाँ के सड़कें न सीधी एवं चौड़ी बनाए जाते थे। यहाँ के सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के सड़क है ना, वहाँ के सड़क न एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। किस लिए? वहाँ का नगर नियोजन जाल पट्टी जैसा किया गया था, जिससे नगर कई खंडों में विभक्त हो गया था और उसके कारण ना हड़प्पा सभ्यता के सड़कें न एक दूसरे को समकोण पर काटते थे सीधा। फिर सड़कें के दोनों तरफ नाला बनाए जाते थे। सड़क के न दोनों तरफ नाला बनाए जाते थे और उस नाला को पत्थर से ढक दिया जाता था। पत्थर या शिलाओं के द्वारा न उस नाले को ढक दिया जाता था, इसमें से गंदगी बाहर नहीं निकले। फिर सड़क के दोनों तरफ बस्ती को बनाया जाता था। यहाँ के सड़कें को सफाई का समुचित ध्यान रखा जाता था। जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उसकी सड़कों में साफ सफाई का भी समुचित ध्यान रखा जाता था। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन किया गया था। जो सिंधु घाटी सभ्यता में ना इस प्रकार वहाँ का सड़क व्यवस्था प्रणाली बनाया गया था और इस प्रकार से नगर नियोजन किया गया था। नगर योजना टाउन की प्लानिंग किया गया था। चलिए अब आपका तीसरा पॉइंट है कि वहाँ का नगर नियोजन का जिसमें आपको जल निकासी प्रणाली है। इस सभ्यता का एक प्रमुख विशेषता इसका जल निकासी प्रणाली भी। जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उसका एक प्रमुख विशेषता इसका जल निकासी प्रणाली भी है।
क्योंकि यहाँ का नाला का योजनाबद्ध तरीका से बनाया गया था। मतलब यहाँ की नाला को न एक प्लानिंग के द्वारा बनाया गया था। भवन जो घर के पानी छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली की नालियों में आता था। पहले भवन के पानी छोटे छोटे नालियों से किस में गली की नालियों में आता था, और फिर गली की नालियों को न मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा जाता था। जो सड़क के ओर दोनों तरफ नाला बनता था न, उसी में गली की नालियों को जोड़ा जाता था और इन नालाओं को पक्की ईंटों से बनाया गया था। अब समझ सकते कि हड़प्पा सभ्यता के न सड़क, नल, स्नानागार, अन्नागार इन सभी को पक्के ईंटों से बनाए थे। फिर था नाला को, जो नाला होता है ना, उसको पत्थर के द्वारा ढक भी दिया जाता था, इसलिए कि नाले के गंदगी बाहर न निकले। जो नाला बनाया जाता था उस नाले को पत्थर या शिलाओं के द्वारा ढक भी दिया जाता था, इसीलिए कि उस नाले में से गंदगी नहीं निकले। चलिए अब आपका चौथा पॉइंट है कि जो स्नानागार के बारे में भी आपको लिख देना है। मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल स्नानागार है, जो हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन होने का एक प्रमुख बड़ा कारण स्नानागार भी है। तो वही है मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल स्नानागार भी है, जो दुर्ग शहर में स्थित है। जो स्नानागार है ना, वो किस शहर में? दुर्ग शहर में स्थित है। यह स्नानागार 39 फीट लंबा, 23 फुट चौड़ा और 8 फीट गहरा है। कितने फुट लंबा है? 39 और 23 फुट चौड़ा एवं 8 फुट गहरा है। आप समझ सकते हैं कितने अच्छा से बनाया गया था। और इस स्नानागार में उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की ओर एक सीढ़ियाँ भी बनाया गए थे, जिससे उसमें स्नान करने के लिए व्यक्ति को जाने में सुविधा होता था। और स्नानगार का फर्श पक्की ईंटों से बनाया हुआ था। जो स्नानगार है ना, उसका फर्श पक्की ईंटों से बनाया गया था। इस विशाल स्नानागार का उपयोग किसी धार्मिक अनुष्ठान स्नान हेतु किया जाता था। जो स्नानागार है ना, उसका प्रयोग कब किया जाता था? किसी धार्मिक पूजा पाठ में ना स्नान हेतु किया जाता। जब स्नान करने जाते थे तो ये लोग इसे स्नानागार में ही किया जाता था। फिर स्नानागार के चारों ओर कैमरे तथा बरामदे भी थे। स्नानागार से जल निकासी व्यवस्था की प्रणाली भी थी। जो स्नानागार है ना, उसमें से जल निकासी के लिए भी व्यवस्था बनाया था एवं स्वच्छ पानी को एक कुएं द्वारा स्नानागार में लाया जाता था। जब पानी गंदगी हो जाता था ना, तो उस गंदगी पानी को हटा दिया जाता था और फिर एक स्वच्छ पानी को एक कुएं के द्वारा लाया जाता था। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है पंचमा है कि अन्नागार, जिसको एक अनाज को एक सुरक्षित स्थान पर रखने वाले भंडार को ही अन्नागार बोला जाता है। तो वही अनाज को एक सुरक्षित स्थान पर न रखने वाले भंडार को ही अन्नागार बोला जाता है, जिसमें आपका मोहनजोदड़ो से एक बहुत बड़ा अन्नागार का अवशेष प्राप्त हुआ। जो मोहनजोदड़ो शहर है ना, वहाँ से एक अन्नागार का अवशेष प्राप्त हुआ, जो 45.72 मीटर लंबा एवं 22.74 मीटर चौड़ा है। इस अन्नागार को एक फर्श पक्की ईंटों के चबूतरों पर बनाया हुआ है। इस अन्नागार में हवा जाने की भी व्यवस्था बनाया गया है, जिससे अनाज को समय समय पर सुखाने के लिए भी एक चबूतरा बनाया गया है। जो अन्नागार है ना, उसमें अनाज को वहाँ के सुखाने के लिए न समय समय पर वहाँ पर एक चबूतरा भी बनाया गया है और अनाज न सड़े, इसलिए उसमें हवा जाने के लिए भी व्यवस्था बनाया गया है। और कुछ विद्वानों का मानना है कि अन्नागार का उपयोग सरकार के द्वारा अनाज को इकट्ठा या जमा करने के लिए किया जाता था और अनाज कर या टैक्स के रूप में लिया जाता था। इस प्रकार वहाँ का अन्नागार था। चलिए अब आपको इसका क्वेश्चन समझ में आंसर आ गया कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन व्यवस्था का प्रणाली। जब भी आपको पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का विशेषता या हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन प्रणाली का विस्तार विवेचना कीजिए, तो आपको 5 पॉइंट याद रखना है, जिसमें पहला पॉइंट आपको वहाँ का लिखना है कि सड़क व्यवस्था, और दूसरा लिखना है जल निकासी प्रणाली, और तीसरा लिखना है स्नानागार के बारे में, चौथा लिखना है अन्नागार के बारे में, और पंचमा लिख देना है आपको भवन या ईंट के बारे में। आपको 5 पॉइंट में इसका आंसर देना है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के ना, ये भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है।
हड़प्पा सभ्यता के न सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का विवेचना कीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के न लोगों का सामाजिक जीवन किन तरीके से जीते थे और धार्मिक जीवन किन तरीकों से वो लोग जीते थे। तो वही इसका उत्तर कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति निम्न है। निम्न का मतलब है कि एक के बाद एक है, जिसमें आपका पहला एक सामाजिक जीवन की हड़प्पा सभ्यता का ना सामाजिक जीवन के बारे में है, जिसमें आपको सामाजिक जीवन में कि हड़प्पा सभ्यता का समाज बहुत ही उत्तम था। जो हड़प्पा सभ्यता का समाज है ना एक बहुत ही उत्तम था। यह सभ्यता के लोग आपस में सभी मिलजुल कर रहते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं ना वहाँ के सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। कभी भी वो लोग किसी भी कारण से झगड़ा नहीं करते थे। तो सभी लोग एक दूसरे को भाई या भाईचारा के नाते से देखते थे। जो आपस में मिलजुल कर रहते थे उनका सामाजिक जीवन है ना सुखी एवं सुविधापूर्ण था। जो उनका सामाजिक जीवन है एकदम सुखी एवं सुविधापूर्ण था। उत्खनन से प्राप्त बहुसंख्यक नारी की मूर्ति यह प्राप्त से संकेत मिलता। जो हड़प्पा सभ्यता में उत्खनन हुआ है ना तो वही है कि उत्खनन से प्राप्त बहुसंख्यक मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में ना नारी की मूर्ति मिली है। कि नारी की मूर्ति की प्राप्ति से संकेत मिलता है कि उनके परिवार न मातृसत्तात्मक था। जो हड़प्पा सभ्यता में न बहुत ज़्यादा संख्या में नारी की मूर्ति प्राप्त हुए ना उससे संकेत मिलता है न कि हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था। तो मातृसत्तात्मक था। जहाँ माता का बोलचाल हो उसे मातृसत्तात्मक समाज कहा जाता है। फिर हड़प्पा सभ्यता के लोग ने शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता है ना यहाँ के लोग शाकाहारी भी भोजन करते थे और मांसाहारी भी भोजन करते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में क्या सभी लोग तो शाकाहारी तथा मांसाहारी भोजन करते। कुछ लोग मांसाहारी भोजन भी करते और कुछ लोग शाकाहारी भी भोजन करते थे। उस समय भी कुछ लोग शाकाहारी भोजन करते थे और कुछ मांसाहारी भोजन भी करते थे। फिर आपको खुदाई से प्राप्त सुइयों के अवशेष से संकेत देते कि ये लोग सिले हुए वस्त्र पहनते थे। जो हड़प्पा सभ्यता में खुदाई हुए न वहाँ से एक सुइयों के अवशेष भी प्राप्त हुए। उससे संकेत यह मिलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के समाज है ना वो सिले हुए वस्त्र पहनते हैं। जैसे कि आज हम लोग सिले हुए वस्त्र पहनते हैं ना वो भी लोग सिले हुए वस्त्र को पहनते थे। यहाँ का स्त्रियाँ जूरा बांधती। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं ना हड़प्पा सभ्यता का स्त्रियाँ जूरा बांधती। जूरा केस को ना समेटने के लिए बांधा जाता है। यह स्टाइलिश के लिए भी बना जाता है। तथा पुरुष लंबे लंबे बाल तथा दाढ़ी मूछ रखते थे। जो पुरुष होते हैं ना लंबे बड़ा बाल रखते थे और दाढ़ी मूछ भी रखते थे। और यहाँ से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति से संकेत मिलता है कि नृत्य का भी मनोरंजन प्रिय साधन रहा होगा। जो हड़प्पा सभ्यता है ना वहाँ से उत्खनन में ना हमें नर्तकी की मूर्ति मतलब डांस करते हुई मूर्ति का संकेत मिलता है ना, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये लोग नृत्य मतलब कि डांस का भी मनोरंजन का ये लोग एक प्रिय साधन बनाया था। और गाने बजाने का भी शौकीन थे। ये लोग गाने बजाने के भी शौकीन थे। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन था। अब चलिए आपको दूसरा पॉइंट है उनके धार्मिक जीवन के बारे में आपको जानना है कि हड़प्पा सभ्यता के ना धार्मिक जीवन कैसा था। कि वो लोग किन देवी देवता के पूजा करते थे या कोई भी देवी देवता का पूजा करते थे या नहीं करते थे। तो उन्हीं का धार्मिक जीवन के बारे में हम लोग चलिए जानते हैं एकदम विस्तार से। तो हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में हमारे कोई लिखित साहित्य एवं कोई मंदिर नहीं मिला है। जो हड़प्पा सभ्यता के ना धार्मिक जीवन के बारे में कि उन लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था उनके बारे में हमें कोई लिखित साहित्य मतलब कोई भी हमें बुक में नहीं मिला कि वो लोग किन देवी देवताओं का पूजा करते या कोई हमें मंदिर नहीं मिला जिससे हम पता लगा सके, जिससे पूरा तत्वीरों ने पता लगा सके कि ये किस देवी देवता का मंदिर है। तो उस सभी का संकेत हमें या उस सभी का साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त हुए। खुदाई से प्राप्त अवशेषों से ही यहाँ के धार्मिक जीवन के बारे में हमें पता चलता है। जो खुदाई हुआ है ना वहाँ से जैसे कि नृत्य की मूर्ति प्राप्त हुए उन्हीं सब के अवशेषों के आधार पर ना यहाँ के हमें धार्मिक जीवन के बारे में हम लोग पुरातत्वविदों लोग ने पता लगाया। जैसे कि
जैसे कि मोहनजोदड़ो है ना, जो हड़प्पा सभ्यता के एक महत्वपूर्ण शहर, तो वैसा ही है कि मोहनजोदड़ो से ना मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से ना छोटी छोटी स्त्री का मतलब हो गया कि नारी की मूर्तियाँ मिले। जो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से ना छोटी छोटी स्त्रियों का मूर्ति मिली है, जिससे विद्वानों ने अनुमान लगाया कि ये लोग मातृ देवी का पूजा करते थे। जो मातृ देवी है ना, उसका भी ये हड़प्पा वासी पूजा करते थे, जिसे आज दुर्गा, काली, चंडी, गौरी आदि के नाम से जाना जाता है। जो वर्तमान समय में आज दुर्गा, काली, चंडी, गौरी के आदि से नाम से जाना जाता है। तो वो लोग समझो मातृ देवी का भी पूजा करते थे, दुर्गा, काली, चंडी का भी वो लोग पूजा करते थे। एक स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ देखता है। एक हड़प्पा से ने एक ऐसा मूर्ति मिला जिसके गर्भ का मतलब हो गया कि उनके योनि से न पौधा निकलता हुआ देखता है। उसे हड़प्पा वासी धरती की देवी मानकर पूजा करते थे। जो हड़प्पा वासी है ना, उसे क्या धरती देवी मानकर उसे पूजा करते थे। हड़प्पा वासी धरती देवी का भी पूजा करते थे। फिर है एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुआ है जो हड़प्पा सभ्यता से ना एक ऐसी मुद्रा हमें मिला है ना, जिसमें 3 मुख वाला एक पुरुष योग मुद्रा में बैठा है। जो 3 मुख वाला ना, 3 मुख वाला एक पुरुष योग मुद्रा मतलब बुझो ना, तपस्या में बैठा है, और जिसकी तुलना पशुपति महादेव से किया गया। जिसकी तुलना किससे किया गया? पशुपति महादेव, जो महादेव से किया गया, जिसे शंकर जी बोला जाता है, उसी से किया गया है। और हड़प्पा वासी वृक्ष में पीपल का भी पूजा करते थे। ये लोग ना, हड़प्पा सभ्यता के लोग ना वृक्ष का भी पूजा करते थे, वो भी पीपल का भी पेड़ का। ये लोग विशेष पूजनीय थे। और ये लोग ना कुबर वाले बैल एवं नाग भी पूजा भी करते थे। ये लोग कुबर वाले बैल का भी पूजा करते थे। और बड़ी संख्या में मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा संख्या में ना यहाँ से प्राप्त ताबीज़ का मतलब होता है जो बाह में छोटे छोटे बना जाता है ना, उसी को ताबीज़ बोला जाता है। तो वही कि बहुत बड़े संख्या में ना ताबीज़ यहाँ से मिले। ये लोग तंत्र मंत्र के भी विश्वास रखते थे। जैसे कि आज हमारे वर्तमान समय में भी तंत्र मंत्र में ना विश्वास रखा जाता है, वैसा ही भी हड़प्पा सभ्यता का लोग ना भी तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते थे। इस सभ्यता में बहुत संख्या में ईंटों से बनी वेदी मिली है। जो हड़प्पा सभ्यता में ना खास करके कालीबंगा एवं लोथल से ईंटों की वेदी मिली है। जो यहाँ पर आगे पूजा हो गई, वहाँ पर होता है कि अग्नि पूजा का साक्ष्य मिलता है। जो कालीबंगा एवं लोथल से बहुत वेदी मिली है, जो किसकी अग्नि पूजा का साक्ष्य मिलता है कि ये लोग अग्नि के भी पूजा करते थे। इसी का हमें साक्ष्य मिलता है कहाँ? लोथल एवं कालीबंगा से मिलता है कि इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन था। अब आपको सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में अब आपको पता चल गया। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, उसका राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति का विवेचना करें। कि हड़प्पा सभ्यता का ना राजनीतिक जीवन और आर्थिक जीवन किस प्रकार से था। तो चलिए इसका उत्तर है कि हड़प्पा सभ्यता की न राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति मतलब उनका आर्थिक जीवन किस प्रकार की, उसी के बारे में आपको कुछ बतलाना है। तो उसका पहला टॉपिक आपका यही कि आर्थिक जीवन। चलिए हड़प्पा इस सभ्यता के जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, तो वही है कि हड़प्पा सभ्यता के न राजनीतिक जीवन के बारे में हमें कोई मजबूत साक्ष्य नहीं प्राप्त हुई। जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में ना हमें कोई मजबूत साक्ष्य नहीं मिला ऐसे कि वो लोग किन तरीके से उनका राजनीतिक जीवन बीतता था। अलग अलग इतिहासकारों ने अपना अपना विचार दिया है। हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक के बाद जीवन के बारे में हमें कोई मजबूत साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, जिसके कारण यहाँ के इतिहासकारों ने अपना अपना विचार दिया है कि हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जीवन कैसा था। जिसमें आपका पहला पॉइंट है कि कई इतिहासकारों का मानना है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से
प्राप्त दुर्ग शहर से ऐसा प्रतीत होता है, यहाँ पर प्राप्त होगा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ का राजनीतिक व्यवस्था दुर्गों के द्वारा ही किया जाता था, क्योंकि दुर्ग शहर में अधिकारी लोग निवास करते थे। कुछ पुरातत्वविद का ये भी मानना है कि जो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से ना दुर्ग शहर जो प्राप्त हुआ है ना, वो वहाँ से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के न राजनीतिक व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में ना राजनीतिक व्यवस्था किन के दुर्गों के द्वारा ही होता था, क्योंकि यहाँ दुर्ग शहर में ना अधिकारी लोग निवासी करते थे और यही लोग हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था करते थे और चलाते थे। ये कुछ इतिहासकारों का मानना है। चलिए अब आपका बी पॉइंट है कि कई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का शासन व्यवस्था व्यापारी वर्गों के हाथ में ही था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ का जो शासन व्यवस्था प्रणाली होता है ना, वो किन के व्यापारी वर्गों को हाथ में ही था और इन्हीं लोगों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता में शासन किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के न राजनीतिक जीवन के बारे में हमें कोई मजबूत साक्ष्य नहीं मिला, जिससे सभी इतिहासकारों ने अपना अपना अनुमान दिया है। तो वही है कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में ना शासन व्यवस्था व्यापारी वर्गों के द्वारा ही किया जाता था। और चलिए अब आपका तीसरा पॉइंट है कि कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई शासन ही नहीं था। बहुत इतिहासकारों का ये भी मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में ना कोई शासन व्यवस्था नहीं था। समाज के सभी वर्ग समान थे, वहाँ के सभी लोग ना एक समान थे और वो अपना निश्चित जीवन स्वयं की फैसला करते थे और स्वयं अपना राजा होते थे। इस कई इतिहासकारों का मानना है कि वहाँ पर कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं था। चलिए अब आपका डी पॉइंट है कि कई इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ कोई एक बल्कि कई शासक थे। कई इतिहासकारों का मानना यह भी है कि यहाँ पर कोई एक नहीं राजा था, मतलब कोई एक शासक नहीं था बल्कि कई शासक थे। जैसे में हो गया मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे। जो हड़प्पा सभ्यता में है ना, जो अलग अलग नगर उसका अलग अलग राजा होता था। यहाँ पर कई इतिहासकारों के ये भी मानना है। तो हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जीवन कैसा था आपको ये मालूम चल गया। चलिए अब दूसरा है कि हड़प्पा सभ्यता है ना, उसका आर्थिक जीवन कैसा था, उसका इकोनॉमिक लाइफ कैसा था। तो इस सभ्यता का आर्थिक जीवन का मुख्य आधार इस प्रकार के हड़प्पा सभ्यता का ना आर्थिक जीवन किन किन तरीकों से होता था, उनका मुख्य आधार इस प्रकार है, जिसमें आपका पहला कृषि एग्रीकल्चर। कृषि हड़प्पा सभ्यता के न लोगों का आर्थिक जीवन का मूल आधार था। बोले तो हड़प्पा सभ्यता का न लोगों का कृषि आर्थिक जीवन का एक मूल आधार था। यहाँ के भूमि बहुत बड़ी ही उपजाऊ था। जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उसका भूमि इतना ज़्यादा उपजाऊ था जिसके कारण अनाज रखने के लिए गृह भंडार भी बनाए थे। जैसे कि मोहनजोदड़ो से अन्नागार मिले तो क्या गृह भंडार नहीं थे। फिर उसके अलावा हड़प्पा से भी 12 धान कोठली के प्रमाण मिले हैं। तो किस कारण सब वहाँ के भूमि इतना उपजाऊ थे, तो यहाँ पर इतना अनाज न पैदा होता था, जिसके कारण यहाँ के लोग उसे बेचकर भी अपना जीवन यापन करते थे। तो वही है कि यहाँ किसान गेहूँ, जौ, धान, कपास, बाजरा, मटर एवं तिल आदि का उत्पादन करते थे और इस प्रकार उनका आर्थिक जीवन का एक मुख्य सहायक कृषि भी होता था। जो भी किसान लोग होता है, उनका जो कृषि करता है, उनका आर्थिक जीवन का एक मुख्य आधार कृषि भी है। तो उस समय भी उनका आर्थिक जीवन का एक मुख्य आधार कृषि भी था। और दूसरा है पशुपालन। दूसरा क्या है? पशुपालन। कृषि के साथ साथ हड़प्पा वासी का आर्थिक जीवन का आधार पशुपालन भी था। कृषि तो हड़प्पा सभ्यता करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग तो कृषि भी करता था, उसके साथ साथ जीवन का उनका प्रमुख आधार क्या था? पशुपालन से भी उन लोग का अपना जीवन यापन करता था। और इन लोगों का गाय, बैल, भेड़, कुत्ता, हाथी, सुअर, गधा एवं ऊँट उनके प्रमुख पालतू जानवर थे। तो उनके प्रमुख पालतू जानवर क्या थे? गाय, बैल, कुत्ता, हाथी, भैंस। इनको भी पालकर अपना जीवन यापन करते थे और इनका एक आर्थिक जीवन का एक मुख्य स्रोत पशुपालन भी था। चलिए अब आपका तीसरा यह है कि शिल्प उत्पादन।
शिल्प उत्पादन का मतलब होता है कि जो वस्तु को हाथ से बनाया जाता है उसे शिल्प उत्पादन कहा जाता है। और उद्योग धंधे का मतलब होता है कि जो वस्तु किसी मशीन से बनाया जाता है, जो वो छोटे मशीन से हो ना, तो उसी को उद्योग धंधा कहा जाता है। जैसे यहाँ जो है ना मोहनजोदड़ो, यहाँ से कुम्हार लोग ना मिट्टी के बर्तन बनाते थे। जो हड़प्पा सभ्यता है ना, हड़प्पा सभ्यता के कुम्हार लोग ना मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यहाँ के लोग कपड़ा बुनना यहाँ का एक प्रमुख उद्योग रहा होगा। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं ना, वहाँ एक प्रमुख उद्योग उनका कपड़ा बुनना भी रहा होगा। लिपस्टिक बनाना, मनके बनाना, आभूषण बनाना आदि इनका प्रमुख उद्योग रहा होगा। तब आपको समझ में आ गया कि हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन का एक मुख्य आधार यहाँ का शिल्प उत्पादन और उद्योग धंधा भी रहा होगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि डी में है व्यापार, व्यापारी। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के लोग ना व्यापार में भी बहुत ही रुचि रखते थे। इस सभ्यता के लोग पशुपालन, उद्योग धंधे के साथ साथ व्यापार भी करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के कुछ लोग हैं ना पशुपालन करते थे, कुछ उद्योग धंधे के साथ साथ वहाँ के लोग व्यापार भी करते थे। और ये लोग स्थल मार्ग एवं जल मार्ग दोनों द्वारा व्यापार करते थे। जब जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं ना वो स्थल मार्ग से भी व्यापार करते थे। जब कम दूर जाना था तो स्थल मार्ग से जाता था, और जल मार्ग से जो दूसरे सभ्यता के साथ व्यापार करते थे तो उसमें जल मार्ग के द्वारा वो लोग व्यापार करते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि था, पशुपालन, शिल्प उत्पादन और उद्योग धंधे भी और व्यापार भी था। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन का मुख्य आधार। तो अब आपको समझ में आ गया कि हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जीवन एवं आर्थिक जीवन के बारे में। चलिए अब आपका नेक्स्ट और इस सेशन का आपका अंतिम क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। जो इतना बड़ा हड़प्पा सभ्यता है ना उसका विनाश कैसे हो गया, कि हड़प्पा सभ्यता का ना पतन कैसे हो गया, कि इतना बड़ा सभ्यता था और इसका पतन कैसे हो गया, उनका प्रमुख कारण क्या है, उन्हीं का उल्लेख कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर है कि हड़प्पा सभ्यता का ना पतन को लेकर विभिन्न इतिहासकारों ने एक मत नहीं कि हड़प्पा सभ्यता का ना पतन को लेकर कोई एक बड़ा कारण नहीं, क्योंकि ये सभ्यता इतना बड़ा था कि कोई कारण ही नहीं इसका बनता है कि विभिन्न इतिहासकारों ने एक मत नहीं है कोई एक कारण मानने के लिए। तो कई सभी इतिहासकारों ने अपना अपना विचार दिया है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन को कौन कौन कारण हो सकता है, जिसमें आपका पहला विचार है। चलिए हम देखते हैं। कई इतिहासकारों का यह मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का सबसे बड़ा कारण यह है कि नदी में अत्यधिक बाढ़ आया और पूरी सभ्यता का विनाश हो गया, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का ज़्यादातर क्षेत्र नदी के किनारे बसा हुआ था। मतलब है कि कई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि हड़प्पा सभ्यता है ना उसका पतन या विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि नदी में अत्यधिक बाढ़ आया। मतलब नदी में अचानक में बहुत ही बाढ़ आया और पूरी सभ्यता का विनाश हो गया। मतलब जब नदी में बाढ़ आएगा तो वहाँ के पूरी सभ्यता के ना जनता लोग उसमें डूब कर मर गया और पूरी सभ्यता का विनाश हो गया। क्योंकि इसलिए हो गया क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का ना ज़्यादातर क्षेत्र है ना जो नदी के किनारे ही बसा हुआ था, एक कई इतिहासकारों का मानना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का एक सबसे बड़ा कारण था बाढ़ भी आना। हड़प्पा सभ्यता का एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है। चलिए अब आपका दूसरा पॉइंट देखते हैं कि कई इतिहासकारों का मानना यह है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का सबसे बड़ा कारण यह है कि आर्यों का आक्रमण, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय नहीं थे और ये लोग युद्ध करने की शिक्षा नहीं ग्रहण किए थे, जिसके कारण इसी का फायदा उठाकर आर्यों ने जो हड़प्पा सभ्यता है ना उसी का आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा सभ्यता की नगरों को ध्वस्त किया। जो आर्यों लोग होता है ना, जो आर्यों लोग हड़प्पा सभ्यता के ना आर्यों लोग ने आक्रमण कर हड़प्पा सभ्यता की नगरों को ध्वस्त कर दिया और यहाँ से बहुत चीज़ बोले तो आर्यों ने यहाँ से लूट कर ले गए और वहाँ के लोगों का मार डाला। जो आर्यों लोग होता है ना, आर्यों का आक्रमण कर हड़प्पा सभ्यता के ना पूरे लोगों का मार दिया और हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। ये भी एक कारण माना जाता है कि आर्यों का आक्रमण भी हड़प्पा सभ्यता का पतन का एक प्रमुख कारण माना जाता है।
चलिए अब आपका तीसरा पॉइंट है कि कई इतिहासकारों का मानना यह है कि हड़प्पा सभ्यता का न पतन का सबसे बड़ा कारण यह है कि अत्यधिक भूकंप आया और पूरी सभ्यता मिट्टी के अंदर दब गया और इस सभ्यता का पतन हो गया। बहुत इतिहासकारों का यह भी मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का सबसे बड़ा कारण क्या है, अत्यधिक भूकंप आया, कि बहुत ज़्यादा भूकंप आया और पूरी सभ्यता है ना, वो पूरी सभ्यता मिट्टी के अंदर, मतलब पूरी सभ्यता ना मिट्टी के अंदर ही दब गया और इस पूरी सभ्यता का पतन हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का सबसे बड़ा कारण भूकंप भी था। तो अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि कई इतिहासकारों का मानना यह है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का सबसे बड़ा कारण यह है कि मलेरिया व महामारी जैसी बीमारी का शिकार हो गया। जैसे कि हमारे देश में एक बार कोरोना वायरस आया था, उसमें उस बीमारी का आदमी कितना शिकार हो गए थे। अगर उस कोविड-19 कोरोना वायरस का अगर वैक्सीन नहीं होता तो हमारे देश में भी कितना आदमी मर जाता। अभी भी कितना आदमी मर गया कोरोना वायरस में। तो उसी तरह ना वहाँ पर एक मलेरिया एवं महामारी जैसी ना बीमारी है और उस सप्ताह का अधिकांश लोग उसका शिकार हो गया। उस समय उस बीमारी हेतु न उपचार नहीं था, जिसके कारण वहाँ का सभ्यता का लोग न उस बीमारी का शिकार होते गए और सभी लोगों का मृत्यु हो गया और पूरे सभ्यता का पतन हो गया। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का न पतन का सबसे बड़ा कारण मलेरिया एवं महामारी जैसी बीमारी भी था। तो चलिए अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता है ना, जो जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, उनका पतन का सबसे बड़ा कारण यह है कि नदियों का सूख जाना। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का ना पतन का सबसे बड़ा कारण बोले तो नदियों को सूख जाना, क्योंकि अगर भाई नदी सूख जाएगा तो वहाँ के लोग क्या पानी पिएगा। वहाँ के लोग ने ट्यूबवेल का उपयोग नहीं किया था, जिससे वो लोग मुख्य रूप से नदी एवं कुआं के पानी पर ही निर्भर रहते थे। और वहाँ की नदी ही सूख जाएगा तो वहाँ से नदी से तो ही नहर बनाया जाता, तो नहर भी सूख गया और कुआं भी सूख गया, जिसके कारण उस सभ्यता का लोग पानी के कारण भी वहाँ का मर गया। एक कई इतिहासकारों का मानना है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का एक सबसे बड़ा कारण नदी का भी सूख जाना था। चले इस चैप्टर का अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का द एंड हुआ। अगर मेरे प्यारे साथियों इस चैनल पर आपको आर्ट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराया जाएगा। अगर आप आर्ट्स से स्ट्रीम के बच्चे हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस और PDF और टेस्ट सीरीज फ्री में वो भी मिलेगा। फ्री में सभी आपको दिया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आर्ट्स की संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको चाहते कि इस क्वेश्चन को आप रटना नहीं पड़े तो यहाँ पर आपको एक आई बटन पर वीडियो आया होगा कि हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 1 एक्सप्लेनेशन। तो आप सबसे पहले इस वीडियो को देखें। और चलिए मैं तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। उसी वीडियो में मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।